नमस्कार साथियों। आज हम क्लास 8 का जो इतिहास का पहला चैप्टर है उसका आगे जो शेष रह गया था सेकंड पार्ट वहाँ से देखते हैं। हमने देखा था कि हम पढ़ रहे थे औपनिवेश के बारे में। औपनिवेश क्या होता है? तो इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता, किस तरीके से अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखते हैं किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटने के लिए राजस्व वसूल किया उनसे और अपनी जरूरतों की चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदा। उन्होंने निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती करवाई, जबरन खेती करवाई लोगों से। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए आप ये भी जानते हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरीके के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हर प्रकार के बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। चारों तरफ से एक देश पर दूसरा देश राजनीतिक रूप से भी अपना दबदबा रखे, आर्थिक रूप से भी रखे, यानी उस देश की अर्थनीतियां हैं वो भी वो तय करे, सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव भी वो देश तय करे। तो जो देश है उस देश को अपन कह सकते हैं कि ये औपनिवेशिक देश है इस देश का। लेकिन जल्दी ही आप ये भी समझ जाएंगे कि सारे वर्गों और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित किया गया है। हम किस तरीके से जानते हैं कि भारतीय इतिहास के 250 साल का इतिहास लिखने के लिए यानी 250 साल का जो इतिहास है वो लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। आप ये जो सोर्स है वो देख सकते हो साइड में कि गृह विभाग की भेजी गई रिपोर्ट सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाजों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी उनके नमूने इस प्रकार हैं। मुंबई इस बात का इंतजाम कर लिया गया कि सेना जहाजों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज अभी भी बंदरगाहों से बाहर ही हैं। कराची 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में है। विशाखापट्टनम से जो था वो उसमें ये था कि स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में और कहीं हिंसा नहीं हुई और जहाजों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है सिवाय इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम पर ना आए। डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर इंडिया कमांड सिचुएशन रिपोर्ट 7। अब हम चलते हैं वापस कि प्रशासन किस तरीके से अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, हर नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीजों का अच्छी तरीके से अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई है। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। यानी जो भी कार्य ऑफिसों में होता था, कोई भी लेटर जारी होता था, कोई भी दस्तावेज जारी होता था, कोई भी आदेश जारी होता था, तो उन सब की प्रतिलिपि वहां पे जमा होती थी।
महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी अंग्रेजों ने बनाए थे। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। यानी एक सरकारी विभाग ने जो दूसरे सरकारी विभाग को जो पत्र भेजे वो आज भी उन अभिलेखागारों में सुरक्षित है। वहां पर आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं, या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को जो निर्देश और सुझाव दिए गए थे 19वीं सदी के शुरुआती सालों में उन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकलें बनाई गई। उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेख मीन्स ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से लिखते थे, जिनकी हैंडराइटिंग भी बहुत सुंदर होती, साफ सुथरी होती थी, उनको कहा जाता था। तो 19वीं सदी के मध्य तक छपाई, आप चित्र 4 में देख सकते हो कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया था। ये जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नजदीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में संस्थानों का कितना भारी महत्व था, कितना भारी महत्व था। तो हम पढ़ रहे थे कि 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीकी भी फैलने लगी। यानी छपाई से पहले क्या था कि जिनकी सुंदर जो लेखनी होती थी उनसे वो प्रतिलिपि नकल करवाई जाती थी, तो बाद में ये छपने की मशीनें आने लगी। इस तकनीक के सारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की कई कई प्रतियां बनाई जाने लगी। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उनको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण करवाए गए। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता की जांच की गई, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं और स्थानीय इतिहासों व फसलों का भी पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर में से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके, व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठी की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्व सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण और आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। अब ये देखिए चित्र 5 में कि शरीफे का पौधा जो 1970 का दशक है, उसमें अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियां इकट्ठी की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं इस तरीके की जानकारी किस तरह इकट्ठी की जाती थी और उनसे उपनिवेशिक के बारे में क्या पता चलता है। तो अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार में हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी, आप चित्र जो 6 उसमें देख सकते हो कि बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। जेम्स प्रीसेस द्वारा बनाई गई ये तस्वीर 1832 की है। ध्यान से देखें कि सर्वेक्षण के इतिहास, इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है। चित्र का इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर से जोर देना चाहता है। ये देख सकते हो चित्र 6। तो ये जो भी सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं, इनमें हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते हैं। आप चित्र 7 देखो, 1857 का जो विद्रोह है उसका तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। इनमें हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में ये तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे
लिखा होता है कि बागी सिपाही और लूट खसोट में लगे हुए हैं। बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नजर में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहमी थी। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में भी अध्ययन करेंगे। तो सभी सरकारी अफसर क्या सोचते हैं, उनकी दिलचस्पी किन चीजों में है, बाद में वे किन चीजों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की वजह क्या थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इसलिए आज से लोगों की डायरियां, तीर्थ यात्राओं और यात्राओं के स्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी, नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा है। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा है। लेकिन ये सारे के सारे स्रोत उन लोगों के रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। लेकिन हम ये पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरीके के अनुभवों से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं कि जैसे जैसे इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको ये समझ में आने लगेंगी। देखो, हम साइड में देखते हैं स्रोत 2 हिंदुस्तान टाइम्स में छपा था, इंसानों के खाने के लायक नहीं है। अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलन का पता चलता है, जहां 1946 में हुई पुलिस की एक पड़ताल की खबर दी गई है। दिल्ली में 2000 से ज्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइन बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे ये खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था कि पुलिस लाइन की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते। ये हिंदुस्तान टाइम्स की 22 मार्च 1946 की रिपोर्ट है। तो अब गतिविधि में ये है कि जो स्रोत हमने 1 और 2 देखे, क्या आपको प्रतिवेदनों के स्वरूप में कोई फर्क दिखाई देता है? बताएंगे आपको क्या फर्क महसूस होता है। अब चैप्टर क्लोज पूरा हुआ हमारा। आइए कल्पना करें, जो क्वेश्चन है हम अगले उसमें करेंगे। सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद।